आज सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल के द्वारा राजनीति विज्ञान भाग 5 का महत्वपूर्ण टॉपिक केंद्रीय मंत्रिपरिषद का चर्चा हम लोग करेंगे। आप बोर्ड पर ग्राफ देख रहे हैं। सबसे पहले भूमिका करेंगे। नियुक्ति उत्तरदायित्व दो तरह का है, वेतन भत्ता की जानकारी, मंत्रियों का प्रकार, फिर मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव भी है और मंत्रियों की संख्या। मैं बराबर आपको इन्फॉर्मेशन तो देता ही हूँ, इसके अलावा प्रश्न को किस तरह से ग्राफ बनाकर याद किया जाए यह भी जानकारी आपको देता हूँ। तो आइए छात्र, सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज भाग 5 जो संविधान का सबसे बड़ा भाग है, जहां पर अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है, उसी में आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद का चर्चा करेंगे। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रावधान अनुच्छेद 74 से 78 में है। यहाँ पर देखिए भूमिका कहा गया है कि चूंकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद होता है। प्रधानमंत्री के सलाह के लिए मंत्रियों का नियुक्ति किया जाता है। संसदीय व्यवस्था का जन्म कहाँ हुआ, यह प्रश्न है। इंग्लैंड में हुआ है और भारत में जो संसदीय व्यवस्था लागू है वह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। तो आप भूमिका में ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री के सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। यहाँ पर छात्र आते रहता है स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्री के बारे में। 4-5 क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गृह मंत्री तो वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर। प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई। ये सब 5-6 प्रश्न बराबर आते रहता है, उसका हम लोग चर्चा किए हैं। अब आइए छात्र नियुक्ति के बारे में कि मंत्रियों का नियुक्ति कौन करता है। तो मंत्रियों का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसीलिए क्वेश्चन आता है मंत्री कब तक अपने पद पर रहता है, तो राष्ट्रपति के इच्छा तक, जिसको प्रसाद पर्यंत कहते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या राष्ट्रपति के इच्छा तक अपने पद पर रहता है। जबकि विभागों का बंटवारा कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। यह भी आपको याद रखना है कि यदि प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दे, प्रधानमंत्री का मृत्यु हो जाए, तो स्वतः सभी मंत्रियों का पद समाप्त हो जाता है। मंत्री किसी भी सदन का हो सकता है, लोकसभा का भी और राज्यसभा का, किसी भी सदन का हो सकता है। और वह मंत्री किसी भी सदन में जाकर जवाब दे सकता है। राज्यसभा का कोई सदस्य मंत्री है तो आवश्यकता पड़ने पर वह लोकसभा में भी जा सकता है और लोकसभा का मंत्री राज्यसभा में भी जा सकता है। लेकिन वह मंत्री मतदान उसी सदन में करेगा जिस सदन का वह सदस्य होता है। इसके बाद यदि यह भी क्वेश्चन आता है कि यदि कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो, तब भी क्या वह मंत्री बन सकता है, तो इसका जवाब हाँ में होता है कि बिना सदस्य रहे राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को 6 माह के लिए मंत्री बना सकता है। 6 माह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
और इसी 6 माह के अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना जरूरी है। यह जो है आपका नियुक्ति से जुड़ा हुआ प्रश्न है। फिर इसके बाद है उत्तरदायित्व, कि मंत्रियों का उत्तरदायित्व 2 प्रकार का है, एक व्यक्तिगत है और एक सामूहिक है। व्यक्तिगत का अर्थ होता है कि एक मंत्री को हटाने का काम कौन करता है, तो एक मंत्री को हटाने का काम राष्ट्रपति करता है, या किसी मंत्री को त्याग पत्र देना है तो वह किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। तो व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तब आंसर होता है राष्ट्रपति के प्रति। एक मंत्री सामूहिक, मतलब एक ही बार में सभी मंत्रियों को हटा दिया जाए तो सभी मंत्रियों को हटाने का काम कौन करता है, तो लोक सभा करता है। मतलब सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है, तो लोक सभा के प्रति। और लोकसभा जिस प्रक्रिया से सभी मंत्रियों को एक साथ हटाता है उस प्रक्रिया को कहा जाता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है यहाँ पर। अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान संविधान में नहीं है, बल्कि लोकसभा के नियम 198 में अविश्वास प्रस्ताव का चर्चा है। अविश्वास प्रस्ताव सामान्यतः विपक्ष के किसी सदस्य के द्वारा लाया जाता है, और इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए लोकसभा के 50 सदस्यों का सहमति जरूरी है। पहले 50 सदस्य सहमत होंगे तभी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। और जिस दिन प्रस्ताव लाया गया उसके 10 दिन के अंदर इस पर मतदान कराया जाता है। लोकसभा में ही केवल होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और मतदान यदि साधारण बहुमत से पास हो गया तो सरकार जो है समाप्त हो जाता है। आता है क्वेश्चन कि भारत में सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव किस सरकार के विरुद्ध आया था, तो पंडित नेहरू के विरुद्ध सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव आया। फिर क्वेश्चन है सबसे अधिक बार अप्रस्ताव किसके विरुद्ध आया, तो सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के विरुद्ध आया। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब पारित हुआ, तब आंसर होता है मोरारजी देसाई के विरुद्ध जब अविश्वास प्रस्ताव आया तो वह जो है पास हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा। अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ा हुआ सब महत्वपूर्ण प्रश्न का चर्चा किया गया है। जिस तरह से विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है उसी तरह से सरकार के द्वारा भी एक विश्वास प्रस्ताव, यहाँ है विश्वास, यहाँ अविश्वास, ध्यान रखिएगा। और यह हमेशा सरकार के द्वारा जो है लाया जाता है। और पहला बार विश्वास प्रस्ताव चौधरी चरण सिंह के द्वारा 1979 में लाया गया था। आगे बढ़िए महत्वपूर्ण प्रश्न के कड़ी में छात्र। अगला है वेतन भत्ता, कि मंत्रियों का वेतन भत्ता का निर्धारण कौन करता है, संसद करता है। यह एक चीज और देख लीजिए, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित होता है, समझ गए हैं। और यहाँ पर आपने देखा है कि मंत्री राज्यसभा का भी हो सकता है। तो यह क्वेश्चन है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर जो राज्यसभा के सदस्य मंत्री हैं उनका क्या होगा,
तो उनका भी पद समाप्त हो जाएगा, चाहे वो राज्यसभा के रहें या लोकसभा के रहें। अगर अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है तो सभी मंत्रियों का पद स्वतः समाप्त हो जाता है। वेतन भत्ता का निर्धारण संसद के द्वारा आपको याद रखना है छात्र। फिर है मंत्रियों का प्रकार। मंत्री जो है निम्न प्रकार का है। एक है कैबिनेट मंत्री, वह मंत्री जो अपने विभाग का प्रमुख होता है, विभाग का जो प्रमुख मंत्री होता है उसको कैबिनेट मंत्री कहते हैं। और जो दूसरे दर्जे का मंत्री होता है उसको राज्य मंत्री कहते हैं। नाम से देखिएगा, ये राज्य शब्द का मतलब ये नहीं समझिए कि राज्य में होता है, केंद्र में ही होता है, उसका दर्जा है राज्य मंत्री। और यह कैबिनेट मंत्री के नियंत्रण में कार्य करता है, कैबिनेट मंत्री के सुझाव पर कार्य करता है। एक और है स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री। राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री दोनों का कार्य, वेतन सब समान होता है। अंतर क्या है कि जो ये राज्य मंत्री है इसके ऊपर कैबिनेट मंत्री होता है, लेकिन जो स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री है इसके ऊपर कैबिनेट मंत्री नहीं होता है। यह स्वतंत्र रूप से कोई भी निर्णय करता है। और सबसे निचले दर्जे का जो मंत्री होता है उसको उप मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर कहते हैं, जो कैबिनेट मंत्री के नियंत्रण में कार्य करता है। यहाँ पर आपको याद रखना है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर आप पेपर में देखिएगा, आता है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने किसका बैठक किया तो कैबिनेट का बैठक किया, खाली इन्हीं मंत्रियों का बैठक कर लेता है। और जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को निर्देश देना होता है इसको दे देता है, और यही जो है फिर इन लोगों को निर्देश देते रहता है। तो जो कैबिनेट मंत्रियों का समूह है उसे मंत्रिमंडल कहते हैं। कैबिनेट मंत्रियों का जो समूह है उसे मंत्रिमंडल कहते हैं। और सभी मंत्रियों को सामूहिक रूप से मंत्री परिषद कहते हैं, मंत्री परिषद। ध्यान रखिएगा, समझिएगा। इसके बाद है मंत्रियों का संख्या, कि मंत्री कितना बनाया जा सकता है। तो 2003 के पहले तक मंत्रियों का संख्या निश्चित नहीं था। यह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर करता था। लेकिन 2003 ईस्वी में 91 संशोधन के द्वारा मंत्रियों का संख्या निश्चित कर दिया गया। और कहा क्या गया कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक मंत्री नहीं होगा। लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का कितना? 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकता है। आपने देखा छात्र, मंत्रिपरिषद से जुड़ा हुआ सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लाया गया। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हम जरूर आपसे आग्रह और उम्मीद करेंगे कि आप इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। एक बार इस जानकारी को आप क्रॉप कर लें, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। धन्यवाद।